हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स सेकेंड पार्ट एटम, और एटम का लेक्चर नंबर 2 कह सकते हो इसको आप। एटम का लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? 2 है। चलिए ठीक है। तो सर लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया था? तो हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या दिया था। आपको याद नहीं आ रहा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हमने आपको पढ़ाया था। आपने नाभिक की त्रिज्या नापी थी, आपने परमाणु की त्रिज्या लगभग में बताई थी। ये सब अगर बातें आपको याद नहीं है ना, तो आप पीछे वाले वीडियो को पहले बढ़िया से शांति से सुकून से देख के आ जाओ, काफ़ी मज़ा आएगा और आप बेहद अपने आप को बेटर फील करोगे उस टॉपिक को पढ़ करके। मुझे उम्मीद ऐसा है, ठीक है ना। तो खैर, आज का हमारा वीडियो बना हुआ है लेक्चर नंबर 2 रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के साथ कठिनाइयाँ। ऐसे कह सकते हो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ पढ़ेंगे छोटे से वीडियो में, और आपको समझाने के लिए हमने इतना बढ़िया हिंदी लिखा है। शिकायत आती है कि सर इंग्लिश थोड़ा समझ में नहीं आता, तो आज हमने प्योर हिंदी लिखा आपके लिए, प्योर हिंदी। और आप बीच बीच में आपको इंग्लिश में बताते रहेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ताकि आप भी क्लियर रहो, सबके लिए बढ़िया हो। तो चूँकि आपको मैं बता दूं, आप लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल पर पढ़ाई कर रहे हो, तो मज़ा तो आना चाहिए। कठिन नहीं होता बच्चों, इस संसार में कुछ नहीं कठिन होता। आप मेहनत से लगन से पढ़ाई करोगे, सब कुछ आसान लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के साथ कौन कौन सी कठिनाई आई, यानी कि रदरफोर्ड साहब कहाँ असफल रहे। रदरफोर्ड साहब महान थे, आप उनकी महानता पर शक मत करना कभी भी, ठीक है ना। हाँ, कुछ कमियां सब में होती हैं, वो बाद में बनाई गई। रदरफोर्ड साहब की कमियों को नील्स बोहर ने बनाया था। हम अगले वीडियो में नील्स बोहर को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के साथ कठिनाइयाँ, 2 कठिनाइयाँ हमारे पास हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मैं आपको ऐसे बताता हूँ जुबान से। पहली कठिनाई थी कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, परमाणु के स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाया कि परमाणु कैसे स्टेबल है। दूसरी बात, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। सर रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? अरे बताता हूँ, परेशान ना हो, बिल्कुल मज़ा आने वाला। मैंने कहा ना मज़ा आने वाला है। तो पहला देखो कमी, 2 ही कमियां हैं, मैंने कहा ना छोटे से वीडियो में दोनों खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया देखो आप, मैंने क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड मॉडल के अभी पढ़ेंगे, कहाँ है परेशान हो, पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उनके लिए रिवाइज थोड़ा करते हैं। रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, हाई देखो, रदरफोर्ड साहब ने कहा था यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है नाभिक नहीं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ना, विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते। विभिन्न कक्षाओं में, कोई कक्षा निश्चित नहीं है, ठीक है ना। परिभ्रमण कैसे करते हैं? तो हमने कहा था ये प्रोटॉन होता है, यह होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं ना, गोल 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 गोल। तो यहाँ पे लग रहा है इनके बीच क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। फिर भी इधर नहीं खींचा जा रहा है, क्यों? तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, बेटा ये ऐसे नहीं खींचा जा रहा, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बदल दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में। जब मतलब किसी भी फोर्स को अगर आप सेंट्रीपिटल में बदल दोगे ना, तो जो कण होगा वह वृत्तीय कक्षा में मूव करेगा। सेंट्रीपिटल माने अभिकेंद्र होता है नहीं। आप किसी भी फोर्स को अगर सेंट्रीपिटल में चेंज कर दे रहे हो, तो वहाँ पे मतलब कि वृत्तीय कक्षाओं में कण घूमेंगे। जैसे आप जानते हो सन और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ किस रूप में ले रही है, सेंट्रीपिटल के रूप में ले रही है। और सेंट्रीपिटल में रूप में लेने के नाते क्या कर रही है, गोल गोल वृत्तीय कक्षा में क्या कर रही है, घूम रही है। सीधी सीधी बात है भाई, ये सब हमने पढ़ा था, ये सब रदरफोर्ड साहब ने बताया था हमको, भाई ये मान लो तुम, और सही भी था। तो आपने अभी जान गया कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर जाता क्यों नहीं है, गिरता क्यों नहीं है, नहीं ये कहा गया था। चलो कोई बात नहीं।
और सबसे पहले मतलब कि नाभिक की बात कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की सबसे पहले बात कौन किया था? रदरफोर्ड साहब ने किया था। महान है, महान तो है ही। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो कमी क्या हो गई। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, यह ने कहा था, यहाँ पे लगा लो विभिन्न वृत्ताकार। अरे वाह, विभिन्न वृत्ताकार। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इसे नाभिक कहते हो ना, जहाँ पे मतलब कि प्लस वाले चार्ज होते हैं, विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। चलो, विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते थे। इन्होंने कहा था घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। अभिकेंद्र बल मतलब कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को बदला जा रहा है अभिकेंद्र में। अभिकेंद्र बल अगर लगेगा तो त्वरण कैसा होगा? अभिकेंद्र त्वरण होगा। चलो, अच्छी बात है। एक बात मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल फिजिक्स ऐसे कह सकते हो, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स में पुराने ज़माने की बातें होती हों। क्लासिकल माने क्या? पुराने ज़माने की उम्दा बातें। क्लासिकल सॉन्ग्स, पुराने ज़माने के उम्दा सॉन्ग, इसे क्लासिकल कहा जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? पुराने ज़माने के फिजिक्स के जो भी नियम कानून थे उसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता था या कहा जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चलो अच्छा, में मैक्सवेल साहब थे। एक मतलब फिजिशियन कौन था? एक थे भौतिक विज्ञानी कह सकते हो, मैक्सवेल। कौन था? मैक्सवेल साहब थे। मैक्सवेल साहब ने यहाँ पे कहा था ना कि अगर कोई त्वरित आवेश, मतलब कि ऐसा आवेश जिसमें क्या हो? त्वरण हो, जिसमें क्या हो? त्वरण हो, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब वैद्युत गतिकी के अनुसार त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, यानी कि एनर्जी को एमिट करता है। यहाँ पे इसको कह सकते हो एनर्जी को क्या करता है? एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, उत्सर्जित करता है। कोई भी आवेश, कोई भी त्वरित आवेश एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कैसा है? मूव कर रहा है। आप जानते हो कि मतलब वेलोसिटी जो होती है, इसके पास दिशा होती है और इसके पास क्या होता है? परिमाण होता है। तो अगर कुछ भी बदलेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। दिशा लगातार बदल रही है, यहाँ पे दिशा ऐसी है, यहाँ पे दिशा ऐसी है, यहाँ पे दिशा ऐसी है। दिशा लगातार चेंज हो रही है। दिशा लगातार चेंज होने का मतलब क्या? समय के साथ वेग भी तो चेंज हो रहा है, और समय के साथ अगर वेग चेंज हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या है? त्वरण है भाई। इतनी बात क्लियर है ना? तो मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था? अगर कोई त्वरित आवेश है तो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी क्या करता है? निकालता है, एमिट करता है। और अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबकीय तरंगे लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है ना, और यह मैक्सवेल साहब का जो ये नियम है ना, यह बिल्कुल 100% सत्य है। प्रैक्टिकली सत्य है, एकदम सत्य है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वह मतलब कि एक्सीलरेटेड होकर मोशन कर रहा है तो दैट टाइम उस क्या एनर्जी को निकालता रहता है। वही बात तो इस प्रकार यहाँ पे, अतः नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबकीय तरंगे लगातार निकलनी चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। इस प्रकार ऊर्जा, और देखो भाई मैंने बोला ना लगातार एनर्जी निकलेगी, और लगातार एनर्जी निकलेगी तो भाई एनर्जी कम। और देखो एक लोग खींच रहे हैं और ये खींच तो रहे ही हैं और इनकी एनर्जी लगातार कम हो रही है। सपोज करो आपके पापा हैं, आप मान लो काम कर रहे हो, ठीक है ना, अब डांटना मतलब बल लगाना होता है एक प्रकार का, नहीं डांट कितना काम करा दे रहे हैं, इतना काम करा दे रहे हैं कि हम थक गए। थकने के बाद भी डांट के अब की बार भाई ना, अगर मान लो सर पे बोरा और लाद के घूम रहे हो, पापा ने कहा 50 बोरा है उसको रखो, डांट के बोरा उठाया जा रहा है। अब बेटा अंत जब हो जाएगा ना तो बोरा और पटक दोगे या गिर जाओगे फटाक से वहाँ पे। नहीं, हद होती है हर बात की ना। आप एनर्जी लगातार निकाल रहे हो, बोरा लाद रहे हो सर पे, यार ढो रहे हो, एनर्जी लगातार अभी खत्म हो रही है, कब तक काम करेगी वो
एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो आप गिर जाओगे और हो सकता है कि ऊपर चले जाओ। नहीं सर, अभी ऊपर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, कोई इरादा नहीं तो यहाँ समझो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ये लगातार बेचारा फालतू का घूमेगा और बल लगाएगा, ये एनर्जी तो रेडिएट हो रही है इनके अनुसार, ये 100% सही है बात कि मैक्सवेल के साथ यहाँ पे एनर्जी रेडिएट तो हो ही रही है। एनर्जी रेडिएट होगी, इनकी एनर्जी बाहर निकलेगी तो इनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो पीछे बल भी लग रहा है। तो जो इनका बेटा है, देखो इतना बड़ा जो वृत्त है ना, ये वृत्त छोटा होते 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 स्पिरल हो जाएगा नहीं, और आके नाभिक में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आके नाभिक में मिल जाएगा। अगर नाभिक में मिल जाएगा ना तो परमाणु का अस्तित्व बचबे नहीं करेगा। तो मतलब कि अगर नाभिक में सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर जाएं, एनर्जी खत्म करके अगर नाभिक में सारे इलेक्ट्रॉन गिर जाएं तो यहाँ पे क्या एनर्जी बचा पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं, एनर्जी तो बचा नहीं पाओगे, और एनर्जी बचा नहीं पाओगे, इलेक्ट्रॉन भी नहीं बच पाएगा, कहाँ की गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। और नाभिक में गिरने का मतलब क्या, यह जो परमाणु इतना बड़ा है ना, वो अस्थायी तो नहीं है, वह अस्थायी नहीं है। अतः यहाँ पे कह सकते हो कि यह मतलब कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए मैक्सवेल साहब के अनुसार। और एक बात मैं तो बता दूं, मैक्सवेल साहब ने अभी कह दिया था अगर इनकी एनर्जी लगातार मतलब तो इमिट हो ही रही है, बाहर निकल ही रही है, तो बेटा इनको यहाँ से यहाँ तक आने में ना केवल 10 पे घाते -8 सेकेंड लगेंगे। 10 पे घाते 8 सेकेंड में आ जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट, परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। और अगर ऐसा हो गया ना बच्चों, तो जो मैं मार्कर लेके चला रहा हूँ ना, आप इसको बनाओगे, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, तो क्या कभी बन पाएगा क्या, सोचो जरा, बन पाएगा क्या। यही बात इन्होंने नहीं कही थी, इन्होंने कहा था बस मतलब कि ऐसे घूमते रहते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इसी बात की व्याख्या इन्होंने नहीं कर पाई थी। तो उसको मैक्सवेल ने बताया ना, मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई भी मतलब चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, अगर मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन से मतलब चल रहा है तो एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता है तो लगातार एनर्जी कम होती है, और लगातार अगर एनर्जी कम होती है तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको खींच रहा है ना, इसकी वृत्ति जो कक्षा होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होती जाएगी। लगातार देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इस प्रकार ऊर्जा ह्रास के कारण उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार घटती रहनी चाहिए तथा सर्पिल कुंडलिनी पथ पर चलते हुए इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाने चाहिए। स्पिरल पाथ तो इस प्रकार परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता है। किसके मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के मॉडल के। तो इनका हो गया पहला है कि रदरफोर्ड साहब परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, यह पहली कमी थी इनकी। और दूसरी कमी आपको बताता हूँ अभी मैं, ठीक है ना। ये बात अगर आप समझ गए हो तो बढ़िया बात है। और इन्होंने बताया था ना, रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 पे घाते -15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 पे घाते -10 मीटर, यानी कि जो परमाणु होता है नाभिक का 1 लाख गुना बड़ा होता है। नहीं, अरे भाई सब पढ़े हैं सर जी, कोई बात नहीं। अगर आपको बात समझ में आती है तो वीडियो जानते यूट्यूब में होता है ना, कार्नर में बटन दबाओ, स्पीड बढ़ाओ। अगर मैं धीरे चल रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा के आप पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन मैं आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको सब कुछ बातें समझ में आनी चाहिए और मज़ा आना चाहिए, फील होना चाहिए कि क्या हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं। तो ये बातें आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गई हैं, तो हम आपको पढ़ाएंगे अब सेकंड टॉपिक इसका, मतलब इनकी सेकंड कमी कहाँ रह गई। और सेकंड कमी बेहद बेहतरीन कमी इनकी है, और वहाँ पे आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप, अब मैं इसको मतलब हटाता हूँ, फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। मज़ा तो आ रहा है ना, क्या बता सकते हैं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाँ सर मज़ा आ रहा है, हम तो बता ही रहे हैं आपको, आप सुन भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। सुनेंगे, परेशान ना हो। तो कितने समय में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के, 10 पे घात -8 सेकंड में। एनर्जी कम लगातार हो रही है और ये बल लगा रहा है ना, बल लगा रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है तो खींच लेगा इनको अंततः। और यहाँ पे ना मैं बचूंगा, मगर मैं मतलब मैं भी तो पदार्थ हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस सब में है यार, बच भी नहीं करे कुछ भी, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अतः यह नियम क्या कर गया इनका, यह मतलब यह बात की व्याख्या नहीं कर रहे थे, बात खत्म हो गई। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, देखते हैं क्या कहता है सेकंड वाला। देखिए बच्चों, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के साथ की दूसरी कठिनाई क्या थी, यानी कि दूसरी कमी क्या थी, ये मैं आपको बताता हूँ। वो दूसरी कमी ये थी कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन
इसकी रेखीय, अब तुम बोलोगे सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है यार, देखो भाई स्पेक्ट्रम माने होता है कि एक फिगर होता है, पैटर्न कह सकते हो, पैटर्न। स्पेक्ट्रम माने क्या होता है, पैटर्न, ठीक है ना। मान लो ये प्लेट है, यहाँ पे कई कलर आ रहे हैं तो उसका पैटर्न बनता है ना, पैटर्न, उसे पैटर्न कहा जाता है। तो क्या दिक्कत, ये बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना, बहुत ही ध्यान से। हो सकता है कि यह बात थोड़ी मोड़ी आपके दिमाग में घुसे, बट मैं आपके दिमाग में यह बात घुसाने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा, यह बात जान लो। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा ही घुसे। अब इसको मतलब कि 3-4 वीडियो लगातार मेरे देखोगे ना, काट पीट के तब ये पूरा होगा पूरा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा इसी में आपको समझाने में सफल हो जाऊं और आप समझ भी जाओ स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अब देखो जरा, मान लो हमारे पास एक मतलब गैस के एटम हो, हमारे पास क्या हो, गैस के एटम हो। अब गैस एटम माने क्या होता है, तो गैस के परमाणु जो कि चैम्बर में होंगे, कहाँ पे होंगे, चैम्बर में होंगे। और कहाँ मिलेंगे, इनको मान लो हमने हीट किया, इनको क्या किया, हीट किया। हीट माने क्या होता है, इनको एनर्जी दिया। और कैसे दिया, इलेक्ट्रिक करंट से कह सकते हो सर जी, इलेक्ट्रिसिटी से जो गर्म कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से गर्म किया इनको। चलो कोई बात नहीं। अच्छा गैस के एटम को अगर आप गर्म करोगे तो यह क्या करेगा, एनर्जी मतलब कि ये मोशन करेगा, जुम जाम वाला मोशन करेगा यार, एक्सेलरेशन के साथ मोशन करेगा। आपस में मोशन करेंगे मतलब कि त्वरण आगे पीछे होगा भाई, मतलब वेग आगे पीछे होगा। अगर वेग आगे पीछे होगा तो बेटा त्वरण होगा, और त्वरण होगा तो किसी मैक्सवेल ने क्या कहा था, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो त्वरित गति से मूव कर रही है वो एनर्जी को रेडिएट करती है। और अगर कोई भी चीज़ एनर्जी रेडिएट करता है तो E बराबर hc/λ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से उसका वेवलेंथ हम लोग पा सकते हैं। तो ये भी अगर एनर्जी को रेडिएट करेंगे ना, ये सब भी अगर एनर्जी को रेडिएट करेंगे, देखो अगर आपने हीट किया तो ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे, तो एनर्जी क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे भाई, एनर्जी रेडिएट करेंगे, यानी कि एनर्जी एमिट करेंगे। और अगर एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी एमिट करने का मतलब मैंने बताया आपको ना, कैसे एनर्जी एमिट कर रहे हैं, क्योंकि वही मोशन हो रहा है। कौन सा वाला मोशन, त्वरित गति, एक्सीलरेटेड मोशन होने के यहाँ से एनर्जी रेडिएट करेंगे। और इस एनर्जी रेडिएट जो कर रहे हैं ना, इसका हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम, इस वाले स्क्रीन पर, इसे आप स्क्रीन कह सकते हो, यह स्क्रीन है। और जो भी मतलब जिस वेवलेंथ की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आराम से हम ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होता है, यहाँ पे हम आराम से वह चीज़ पा सकते हैं। नहीं, बात तो हमारी आपको समझ में आ रही है, हमको पता है आपको समझ में आ रही है कि अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ हम यहाँ पे पा सकते हैं। और जानते हो, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे सारे वेवलेंथ नहीं मिलते हैं। मान लो यहाँ पे 3500 एंगस्ट्रॉम मिला हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो 4000 एंगस्ट्रॉम मिला हो वेवलेंथ, यहाँ पे मान लो 4500 एंगस्ट्रॉम मिला हो, तो यहाँ पे कुछ खास वेवलेंथ मिलते हैं, यहाँ पे कुछ खास वेवलेंथ मिलते हैं, कुछ खास वेवलेंथ। अब देखो जरा, 3500 के बाद 4000, 3501, 3502, 3503, 3504 तो मिलबे नहीं किया। कलर से मान सकते हो बेटा कि यहाँ पे मान लो वायलेट कलर मिल गया, यहाँ पे वायलेट मिल गया, यहाँ पे ग्रीन मिल गया, यहाँ पे ब्लू मिल गया, बाकी मिले ही नहीं। अगर कलर के एज्यूम कर लो कलर है, यहाँ पे वायलेट मिला, ग्रीन मिला, ब्लू मिला, बाकी मिले ही नहीं। यानी कि यहाँ पे कुछ खास वेवलेंथ मिली हमको, सारे नहीं मिले, कुछ खास, इसे बोलते हैं कुछ खास वेवलेंथ मिली। इसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना भाई इसे। और देखो कुछ खास वेवलेंथ मिले, सारे नहीं मिले, अतः इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर वही सारे मिल गए होते
उसे बोलते कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसे बोलते सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, लेकिन सारे नहीं मिले। अच्छा तुम सोचोगे सर जी इसका मतलब कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से क्या लेना देना है, तुम झूठे में चिल्ला रहे हो। अरे भाई सुनो मेरी बात को, अब देखो जरा, अब अगर मान लो यहाँ पे मतलब नाभिक है और नाभिक के चारों ओर यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवाल्व भैया कर रहे हैं ना, तो अगर मान लो आप इनको बाहर से एनर्जी देते हो, बाहर से क्या करते हो, एनर्जी देते हो, तो दैट टाइम एनर्जी पाएगा। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, किसी भी कक्षा में जाके घूम सकता है, यानी कहीं भी घूम सकता है, वृत्तीय पथ पर कहीं भी घूम सकता है। और कहीं भी घूमने का मतलब क्या हुआ, कहीं भी घूमने का मतलब जानते हो क्या हुआ, कहीं भी घूमने का मतलब इनका ये हुआ कि मान लो एनर्जी दिया, एनर्जी पाएंगे तो ऊपर जा सकते हैं, यानी कि इसके वो जस्ट ऊपर वाली कक्षा में जा सकते हैं, जस्ट ऊपर वाली कक्षा में। ये कहीं भी जा सकता है भाई, ये कहीं भी जा सकता है और वहाँ से वापस भी आएगा। एनर्जी बढ़ गई तो ऊपर भाग गया, लेकिन वो एनर्जी बहुत देर तक नहीं रहती है, बात आपको समझनी चाहिए। नहीं समझते इसको याद कर लो कि फिर अपनी कक्षा मतलब कि फिर अपने स्थान पे वापस आता है। यह बात समझाने के लिए मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया कि बेटा कहीं भी भाग जाए ना, फिर अपने मतलब कि यहाँ देखो एनर्जी बढ़ी तो यहाँ भाग गया, यहाँ भाग सकता था, यहाँ कहीं भाग सकता था। बेटा तो रदरफोर्ड ने कहा था ना कहीं भी भाग सकता था। और एक बात और जान लो, मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, कहीं भाग जाए अपने स्थान पर फिर वापस आएगा एनर्जी को त्याग करके। तो जब एनर्जी त्याग रहा था ना, तो वहाँ भी कुछ पैटर्न ऐसे मिला। जब एनर्जी त्याग रहा था वही उल्टे पुल्टे पैटर्न, कहीं 45 एंगस्ट्रॉम, कहीं 400 एंगस्ट्रॉम, कहीं 600 एंगस्ट्रॉम, सारे नहीं मिले। देखो भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता था, फिर यहाँ तो यहाँ पे सबका वेवलेंथ मतलब भाई किसी भी जगह पे किसी वृत्ताकार पाथ पे अगर घूम रहा है, अगर इस वृत्ताकार पाथ से अगर यहाँ पे आ रहा है तो एनर्जी कुछ रेडिएट किया होगा, कुछ एनर्जी एमिट किया होगा। उस एनर्जी का यहाँ पे वेवलेंथ मिलना चाहिए था, नहीं मिला यार, नहीं मिला। कुछ सर्टेन का मिला, जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लस वाला है तो यहाँ का मिला, उसके बाद बीच में छोड़ दिया, यहाँ का मिलने लगा, यहाँ का मिलने लगा। कहने का मतलब जब यहाँ पे वापस आया ना, तो ऐसे किनारे किनारे मतलब बीच में जगह छोड़ छोड़ के यहाँ का वेवलेंथ हमको मिला। मतलब यहाँ से एनर्जी एमिट यहाँ तक किया ना, कुछ एनर्जी एमिट किया तो उसका मिला, इसको यहाँ से यहाँ तक का मिला, लेकिन ये बीच में कोई भी हमको वेवलेंथ नहीं मिला। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, एक कहीं भी घूम सकते हैं, और कहीं भी घूमने का मतलब क्या, अगर वापस आएंगे तो सारे वेवलेंथ हमको मिलने चाहिए थे ना, लेकिन सारे नहीं मिले, कुछ खास वेवलेंथ मिले। यानी कि ऐसे मैं आपको पहले ही सचेत करा दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से ये बेटा हे वाले में नहीं आ सकता, हे वाले में नहीं, किसी खास मतलब की कक्षा में जाता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, ऐसे यहाँ से यहाँ किसी खास कक्षा में जाने के नाते वह खास वेवलेंथ बनाता है, और यहाँ पे कुछ खास पैटर्न हमको मिलते हैं। जबकि रदरफोर्ड साहब के अनुसार यह बात नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा था सब मिलेगा, उन्होंने कहा था कहीं भी जा सकता है, तो एनर्जी त्यागते वक्त यहाँ पे सारे हमको स्पेक्ट्रम मिलने चाहिए ना, यानी कि सारे वेवलेंथ मिलने चाहिए, नहीं मिला यार। यही तो गलती कर गए रदरफोर्ड साहब, यही गलती कर गए नहीं। अच्छा एक बात और सुनो, ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। मान लो वायलेट मिलाओ, ग्रीन मिलाओ, ब्लू मिलाओ। और एक बात सुनो हमारी, अगर इसी गैस के एटम को, अगर इसी गैस के एटम से मान लो वाइट लाइट गिरे, मान लो वाइट लाइट रेज पास कराया जाए, तब देखो भाई क्या होता है, तब जो पैटर्न मिलता है ना, ये देखो जरा, मजाक वाली बात नहीं, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ। और अगली वीडियो में जस्ट ये बात समझने को पा जाओगे, हाँ सर तुमने क्या क्या बताया था, तुमने क्या क्या बताया था। यही सब कमियां कौन दूर किया था, नील्स बोहर साहब ने 1913 में। कब किया था, 1913 में। मैं मतलब कि हो सकता है कि अगला वीडियो क्या बनाऊँ, इसी में सब मिला दूंगा। नहीं क्या अगला वीडियो जी, अगला वीडियो कुछ नहीं होता, इसी में सब मिला दिया जाएगा, इसी में सब मिला देंगे। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। मैंने बोला गैस एटम से अगर वाइट रे पास कराया जाए, वाइट लाइट की रेज पास कराई जाए, तो यहाँ पे जानते हो यहाँ भी मतलब कि अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे उत्सर्जन है, उत्सर्जित है, ये वाला अवशोषण स्पेक्ट्रम यहाँ बनता है। कौन सा बनता है, अवशोषण, एब्जॉर्वेशन कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एब्जॉर्ब कर रहा है ना यहाँ पे स्पेक्ट्रम। अब कैसे तुम नहीं समझा पाया, मतलब कि अरे सर बताओ ना क्या होता है, सुनो।
तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मान लो VGB मिला, वाइट मतलब इसी में VGOR होता है ना, VIBGYOR। तो यहाँ पे मान लो ऑरेंज मिल गया ए वाला, यहाँ पे रेड मिल गया, यहाँ पे इंडिगो मिल गया, बट इनमें से कोई नहीं मिलेगा। एक खास बात, मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पे ना तो V मिला, ना तो यहाँ पे G मिला, ना तो यहाँ पे B मिला, ये अलग मिल गए। इनमें कुछ और, इनमें कुछ और, यानी कि यहाँ पे कुछ खास वेवलेंथ को क्या कर ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, कुछ खास वेवलेंथ खा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मतलब कि जो गैस का एटम है ना वो कुछ खास वेवलेंथ को खाता है, सबको नहीं खाता, बाकी ब्लैक कर देता है, कुछ खास खाता है। कुछ खास खाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सारे मतलब कि सबको इसको खाना चाहिए। रदरफोर्ड के अनुसार यहाँ पे पूरा ब्लैक आ जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ ब्लैक नहीं आया। तुम छोड़ो कहानी, मैंने कहा ना बहुत हमको अंदर तक जाना, आपको अच्छा बाहर तक बढ़िया से आना चाहिए। हमने क्या कहा, जो यहाँ पे बने वो यहाँ पे नहीं बने, यानी कि उनको मतलब कि जब मैंने गैस के एटम से वाइट लाइट की रे गुजारी ना तो वहाँ पे अवशोषित कर लिए गए, सारे वेवलेंथ यहाँ पे नहीं आए, यहाँ भी कुछ खास वेवलेंथ ही आए और कुछ अवशोषित कर लिए गए। और मज़ेदार बात क्या थी, जो यहाँ पे बने वही यहाँ पे अवशोषित कर लिए गए, वही खा गया। जो गैस का एटम था ना वह बाकी मतलब कि जो यहाँ पे बने थे उनको खा गया, बाकी को दे दिया। बाप रे बाप। नहीं, अब इस बात को समझने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा थोड़ा सा ना। इसे क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। यह भी कंटिन्यूअस नहीं है ना, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रम, यानी कि और मतलब कि ऐसे कह सकते हो खंडित अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट लाइट की रे जो आ रही थी उनमें से कुछ कलर क्या कर लिए गए, सोख लिए गए गैस के एटम के द्वारा, सारे नहीं। अभी समझ में तुमको आया नहीं ना, ये वाला आया होगा ना, बट ये थोड़ा मोड़ा मतलब आगे पीछे हो रहा होगा, आगे पीछे नहीं होएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। इतना समझ गया ना, तो इसी की व्याख्या ही नहीं कर पाए, समझ में आ गई, इनकी कमी अभी आपको नजर आ गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। बोहर साहब ने 1913 में इन कमियों को कैसे दूर किया। और मैं आपको बता दूं ना कि बोहर साहब ने रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में 1 साल लगातार काम किया और इनके नियमों को सही माना गया। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कि पूरा ख़त्म कर दिया गया, इन्हीं के नियमों में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया। बोहर साहब ने कहा कि जो इनकी कमियाँ हैं हम उनको दूर कर देंगे भाई, इन्हीं में से कुछ नियमों को आगे पीछे थोड़ा बदलाव ला देंगे, बस वही करना था। अब बोहर साहब ने वही कर दिया, कि नहीं कि इनका पर सत्यानाश कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सब मतलब कि सम्मान के अधिकारी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनकी गलतियां थी उनको बोहर साहब ने दूर करने का भरसक प्रयास किया। और हाँ, हालांकि उनमें भी कुछ कमियां बाद में नजर आईं, लेकिन जो भी है हमारा सिलेबस यहीं तक काम करता है, बोहर साहब तक। तो बोहर साहब को हम पढ़ते हैं, इनको मिटाते हैं फिर। अब तो देखिए बच्चों, हमने हेडिंग बना दी बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने, मैंने आपको बताया ना, 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल लेके आया। और काम किस पे किया, रदरफोर्ड साहब के प्रयोगों पर काम किया इन्होंने, और अपना कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना नाम दे दिया, और कुछ हुआ नहीं है इसमें। तो इसने बोहर साहब ने चूँकि अपनी परिकल्पना को देने से पहले, चूँकि बोहर साहब को रदरफोर्ड साहब के कमियों को ख़त्म करना था, अतः इन्होंने शुरुआत में 3 अभिगृहित दिए, जिसे पास्टुलेट कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने कह दिया कि अगर आप मेरी 3 बातों को मानते हो तब तो बेटा हमारा ये मॉडल समझने में सफल रहोगे, और अगर नहीं मानते हो तो मुश्किल होगी। और प्रैक्टिकली इनकी बातें सही भी थी। बाद में क्या कमी आई आपको पता चलेगी, लेकिन जो अभी चल रहा है ना बोहर साहब का, एकदम मस्त चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रथम अभिगृहित को मैंने 4 भागों में बांटा है। प्रथम अभिगृहित को मैंने 4 भागों में इसलिए बांटा है आपको समझने में, ताकि आसानी हो और हम समझाने में, और हमारे समझाने में आसानी थोड़ी सी हो। अतः मैं 4 भागों में बांट दिया है। बोहर साहब ने कहा ना, इनकी मतलब कि रदरफोर्ड साहब की पहली कमी को दूर करने के लिए बोहर साहब ने कहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं।
सभी में चाहे जहाँ नहीं कर सकते। अब तो तुम जान ही गए थे, चाहे जहाँ अगर करने लगे तो दिक्कत होगी भाई, ना रेखीय स्पेक्ट्रम मिलेगा और ना ही मतलब कि वो उसके अस्तित्व बचेगा। तो इन्होंने कह दिया ना, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं और इन कक्षाओं की ऊर्जा नियत रहती है। इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। निश्चित कक्षाओं में जैसे मान लीजिए कि ये मतलब कि ये प्लस वाला है, एक कक्षा के यल एम एन ऐसे मिलता है ना हम लोगों को, के एल एम एन, ये सब कक्षाएं ही तो हैं। और हर एक कक्षा की ऊर्जा नियत कर दी गई है। इन्होंने कहा कि हर कक्षा की ऊर्जा नियत है और इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं, स्टेशनरी ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल कहा जाता है। इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल कहा जाता है या फिर स्टेशनरी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और स्टेशनरी ऑर्बिटल्स माने क्या होता है? अस्थायी कक्षाएं, ठीक है ना, ये सब अस्थायी कक्षाएं हैं। और समझ में आ रही बात हमारी ना? इनको कक्षाओं में बांट दिया, मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, सबको कक्षाओं में बांट दिया इन्होंने। और उन्होंने क्या कहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षा में ही वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, चाहे जहाँ आ जा ऐसे नहीं सकते जैसे उन्होंने कहा था। इन कक्षाओं की ऊर्जा नियत होती है। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिटल्स कहा जाता है या एनर्जी लेवल कहते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं उनकी ऊर्जा उस कक्षा की ऊर्जा के बराबर होती है। अगर ये पहली कक्षा है तो उसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दूसरी कक्षा है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे मान लो तीसरी कक्षा है तो इसकी ऊर्जा क्या होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम सोच रहे हो कि सर इसे कैसे लिख दे रहे हो? सब प्रूफ अभी होगा, परेशान ना हो। सारी कक्षाओं की एनर्जी प्रूफ अभी होने वाली है और सारी कक्षाओं की एनर्जी होती है माइनस में। सारी कक्षाओं की एनर्जी कैसे होती है? माइनस में। आज आपको मज़ा आने वाला है, क्या हो रहा है सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे सारे डाटा हैं, कैसे आए पता भी चल जाएगा। समझ गया ना कि हर कक्षा की ऊर्जा नियत है और इस कक्षा की जो ऊर्जा है वही क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अगली बात मैंने इसी में जोड़ दी है, परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इन अस्थायी कक्षाओं के लिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपेक्षित है। परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ठीक है ना। मतलब कि अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका मतलब कि परिभ्रमण कर रहा है वृत्ताकार मार्ग पर तो वह एनर्जी का इमिटेशन नहीं करता, एनर्जी इमिट नहीं करता। बोहर साहब ने ऐसा कहा, वो एनर्जी इमिट नहीं करता। ऑर्बिटल लेवल पर ना वो एनर्जी इमिट नहीं करता। इस बात को मानो, मैक्सवेल का नियम ताक में रख दिया गया कि मैक्सवेल का नियम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली बातें सही है तभी तो कही जा रही हैं, प्रैक्टिकली बातें सही है तभी कही जा रही हैं। और मैं आपको हकीकत अभी बता दूं कि बोहर साहब का मॉडल ना केवल हाइड्रोजन जैसे एटम पर काम किया, बाकी सब पे फेल हो गए, क्योंकि वही मैक्सवेल का नियम नहीं काम कर रहा था ना। इन्होंने क्या कह दिया? देखो, इन्होंने कह दिया कि परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इन अस्थायी कक्षाओं के लिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपेक्षित है, नगण्य के बराबर है ना, नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब कि एनर्जी का इमिटेशन नहीं होता यहाँ पे। अब देखो अगला, यदि एक इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो अपनी कक्षा को अवश्य बदलेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वह एक मतलब कि एनर्जी खास ले रहा है या एनर्जी खास त्याग रहा है, चाहे जिस एनर्जी पे नहीं, अगर कुछ खास एनर्जी है, अब चाहे ऑब्जर्व करे चाहे एमिट करे, तब अपनी कक्षा को उसको बदलना पड़ेगा। मान लो कहने का मतलब हमारे ये है कि यह वाला जो एनर्जी लेवल है या यह वाला ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ ये वाला कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर यहाँ से यहाँ इनको जाना है, अगर यहाँ से यहाँ इनको जाना है तो कितना जूल का ऊर्जा चाहिए? लगभग इसको घटा लो, 13.6 -3.4, ये आ जाएगा 10.2 जूल की ऊर्जा चाहिए। उससे कम दोगे तो नहीं रह जाए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप इतने, यही तो है, यही क्या है? खास ऊर्जा है। अगर ये खास ऊर्जा दे दोगे ना, अगली कक्षा में क्या हो जाएगा? वो भाग जाएगा, चाहे जहाँ से नहीं भाग सकता हो। समझ में आई बात हमारी ना? तो प्रथम वाले पास्टुलेट को हमने 4 भागों में बांट दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने अंतिम में क्या बोला? यदि एक इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण करता है तो अपनी कक्षा को अवश्य बदलेगा। मान लो अब यहाँ से यहाँ त्यागना, अगर मान लो
10.2 जूल अगर एनर्जी पाता है तो कक्षा को बदल के यहाँ भाग जाएगा, लेकिन अगर 10.2 जूल की एनर्जी त्यागता है तो इनको सीधे यहाँ आना पड़ेगा। अब समझ लो कहाँ है, बीच बीच में कहाँ है, जा नहीं रहा है, अब बीच बीच में नहीं जाएगा, एक खास कक्षा इनकी बंट गई ना, अपनी कक्षा में ही आएगा। इतना जूल ऊर्जा चाहिए, त्यागना हो चाहे अब मतलब कि सोखना हो, सोखेगा तो भाई ऊपर जाएगा, ऊपर एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, और त्यागेगा तो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अब चाहे अब यहाँ थोड़ी आ सकता है, क्योंकि नीचे इस वाली कक्षा से यहाँ आने के लिए, अब इस वाली कक्षा की एनर्जी कितनी होती है, वो -1.5 घटाओगे तो आपकी एनर्जी यहाँ पता चल जाएगी, एक खास एनर्जी यहाँ पे चाहिए। चलो आपको बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इनका प्रथम पास्टुलेट। सेकंड, अब बात आती है यहाँ पे नया सवाल उठता है कि बताओ यार तुम बोहर साहब इतना बात बता दिए, ये कक्षाएं मिलेंगी कहाँ। सवाल हमारा इनसे बना, सवाल क्या बना, सवाल बना कि कक्षाएं कहाँ मिलेंगी हमको, तुम बता तो दे रहे हो, कहाँ कक्षाएं उछाएं बना दिया तुमने यार, समझ में नहीं आ रहा है, कक्षाएं कहाँ मिलेंगी। जब ये सवाल एराइज हुआ तो बोहर साहब ने अपना सेकंड पास्टुलेट दिया। सेकंड पास्टुलेट में क्या कहते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, मैं आगे बताता हूँ क्या कहते हैं ये। तो देखिए बच्चों, बोहर साहब की जो द्वितीय अभिगृहित थी या सेकंड जो पास्टुलेट था, उन्होंने मतलब कि कक्षाओं को बताने के लिए, मतलब उनकी कक्षाएं कहाँ कहाँ हैं, कितनी दूरी पर वो मिलेंगी हमको, वृत्ताकार कक्षाएं हो, और इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनका कहना हाइपोथेसिस है, मानना पड़ेगा आपको। क्या कहा कि अस्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग का मान, इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग, इसको दिखाते हैं यहाँ पे कैपिटल एल से, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान s/2π का पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि अस्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं हैं, ये सब मतलब कि त्रिज्याओं की को बताने के लिए कि पहले जहाँ पे पहली कक्षा का त्रिज्या क्या होगा, द्वितीय कक्षा का त्रिज्या क्या होगा, तृतीय कक्षा का त्रिज्या क्या होगा, ये बताने के लिए इन्होंने क्या कह दिया कि अस्थायी कक्षाएं वे कक्षा जो स्टेशनरी ऑर्बिटल्स हैं, वे ऐसी ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग का मान s/2π का पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π, यहाँ पे H क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट है, और यहाँ पे N क्या है, 1, 2, 3, यानी कि सब मतलब कि कक्षाएं हैं, क्रम संख्या है, कक्षाओं की क्रम संख्या, ये क्या है, कक्षाओं की क्रम संख्या, कक्षाओं की क्रम संख्या, या इसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्याएं, समझे ना, इन्होंने कह दिया। अब L बराबर क्या होता है, जैसे मान लो कक्षा 11 में तूने कुछ पढ़ा तो होगा नहीं, बस बैठ गए अरे सर क्या बताएं, किसी ने पढ़ाया नहीं ना, तो अब बतिया ज़्यादा रहे हो, कोई बात नहीं बेटा। इधर देखो जरा, मान लो ये सेंटर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा है v वेग से, जिसका मास मान लो m है, ठीक है ना, v वेग से मूव कर रहा है, तो दैट टाइम कोणीय वेग है, तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, ये होता है वेक्टर r, यानी कि r की स्थिति सदिश जहाँ पे यह बैठा है, मान हालांकि नाच रहा है ना, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। आप जानते हो L बराबर क्या हो जाएगा, rp साइन थीटा, और यहाँ पे देखो r और देखो p संवेग, जिधर वेग उधर संवेग होगा, संवेग और वेग के बीच एंगल हमेशा 90 बनेगा, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 1 हो जाएगा, और p बराबर क्या mv, यानी कि r mv या mvr, इसी को हमने कह दिया L बराबर mvr, या क्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, L बराबर L क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, इसको यहाँ से दिखा दिया गया NH/2π। और मैं आपको बता दूं, इसे कहा गया बोहर का क्वांटम शर्त, क्या कहा गया, बोहर का क्वांटम शर्त, ठीक है ना, यानी कि बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसे आप याद करना, एग्जाम में पूछता है कि बोहर का क्वांटम शर्त क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अस्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान s/2π
का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात L बराबर MVR इज इक्वल टू NH/2 वेयर H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट और N इज इक्वल टू 1 2 3 4 यानी कि मतलब कि वो क्रम संख्या है कक्षाओं की। तो यह बात समझ गया ना। अब इन बातों से हम निकालेंगे मतलब कि त्रिज्या का मान, वेग का मान, निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। इतनी बात निकालेंगे। इतनी बात निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक पॉइंट का रदरफोर्ड साहब के मॉडल से। इतनी बातों को निकालने के लिए हम लोग रदरफोर्ड साहब के मॉडल से एक पॉइंट यूज़ करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये आपको बढ़िया समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको यहाँ पे। और जो थर्ड पास्टुलेट है मैं इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपको बताऊंगा। सेकंड पास्टुलेट यानी कि यहाँ पे पांचवा तक पहुँच गया ना, छठवां वाला पहुँचेगा, वही बनेगा थर्ड पास्टुलेट। ओके, तो ये बात आपको अगर समझ में आती है तो चलिए निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, v का मान, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, यानी गतिज प्लस स्थितिज क्या होती है। आई बात समझ में। इसको मिटाए क्या, मिटा के बेटा आगे चलते हैं, फिर अब तो मज़ा आने वाला है, मज़ा आ गया। अच्छा यहीं पे देख लो कि मान लो कोई पूछ दे पहले एनर्जी लेवल के लिए बताओ संवेग, कोणीय संवेग क्या होगा, तो n का मान 1 रखना, L बराबर H/2 कोई पूछ दूसरे के लिए क्या होगा तो L2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखना, 2H/2 कोई कहे L3 क्या होगा, तीसरे वाले ऑर्बिटल के लिए कोणीय संवेग क्या होगा तो 3H/2 ऐसे बता दोगे ना। यस सर बता देंगे। तो चलिए अब मिटा के अब आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब निकालेंगे हम लोग मतलब कि फाइंड और रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस निकालेंगे किसी भी कक्षा का, उसके वेलोसिटी निकालेंगे किसी भी कक्षा का, काइनेटिक एनर्जी किसी भी कक्षा का, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कक्षा का, टोटल एनर्जी किसी भी कक्षा का। ठीक है ना, मज़ा आने वाला है। हमने कहा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहा था साहब ने, कहा था अगर यहाँ पे मान लो प्लस है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो दैट टाइम अगर इसका वेग मान लो v है, मास अगर m है, तो इन्होंने कहा था भाई, क्या कहा था, इधर तो लगता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक और यही चेंज किस में हो जाता है F सेंट्रीपिटल में, तभी वो गोल 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 नाचता है, गोलू जैसा गोल गोल, गोलू जैसा गोल मटोल, गोल गोल क्यों नाचता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है चेंज हो जाता है। कोई बात ना, सेंट्रीपिटल क्या होता है mv²/r, यह मान लिया r है जो इसका वेग रहा है वो बेचारे का, बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e होता है और क्या होता है, ये मान लो q1 है और ये क्या मान लो q2 है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो e होता है, देखो भाई दो इस मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2, Q1 का मान आवेश E है, यहाँ पे हम लोग बल देख रहे हैं ना तो चिन्ह रखने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में रखा जाता है। Q1 Q2 R उसका फार्मूला तो आपको याद होगा। पहले का ये हो जाएगा, दूसरे वाले का यानी कि प्रोटॉन का आवेश यहाँ पे कितना हो सकता है Ze, जेड के एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होगा भाई, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने में ई का गुणा कर देंगे वही उसका आवेश बनेगा, तो जेड ही होता है। ई का मान तो जानबे करते हो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ तो हो जाएगा यहाँ पे जेड ई। किसी परमाणु के हर परमाणु के लिए अपना अलग अलग होता है, हर जेड का मतलब अगर यहाँ पे देखो किसी का जेड ज़्यादा होगा तो उनका मान कुछ और होगा, जेड का मान कम होगा तो उनका मान कुछ और होगा, यानी कि हर प्रकार के परमाणुओं के लिए आर का मान चेंज होता रहता है, समझे ना, सब कुछ का मान चेंज होता रहता है। तो प्रथम आवेश द्वितीय आवेश बटे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। चलो ठीक है। अच्छा अब ये मान लो समीकरण नंबर 1 है और बोहर साहब ने क्या कहा था, बोहर साहब ने कहा था कि भैया एल बराबर क्या होता है mvr होता है और बराबर NH/2 समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमने कहाँ से उठाया, रदरफोर्ड साहब से, एक किसने दिया, बोहर साहब ने दिया। चलो हमने कहा कि 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर,
n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपान 4 पाई का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर मान लो 3 आ गया हो। हमने कहा 3 भागा 1 से। सर जी बड़ा लंबा लंबा लगा रहे हो तुम तो। समीकरण नंबर 3 भागा 1 से तो हो जाएगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर r का स्क्वायर बटे 1 बटे इनका वाला भाई देखो m v का स्क्वायर बटे r बराबर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर बटे 4 पाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखो जेड ई का स्क्वायर होल का अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। नहीं अभी ये बट्टे छूट रहा है ना, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छूट रहा था। चलिए अच्छा कोनो बात नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आपके आई ना। m का स्क्वायर v का स्क्वायर r का स्क्वायर बटे बटा एम v का स्क्वायर अपन r और जो भी यहाँ पे था थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट करा मैंने, इतना लेके आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक m से एक m कटेगा भाई, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा। और देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो कट गया ऊपर भाग जाएगा, ये आ जाएगा m m m m और r का हो जाएगा क्यूब, है ना। हाँ m r का क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये भी कुछ कटने वाला है क्या, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो लग रहा है कुछ ना कटने वाला है, तो खैर कोई बात नहीं है, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा r का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर h का स्क्वायर होल का अपान 4 पाई का स्क्वायर इंटू जेड ई का स्क्वायर। ये देखिए ज़रा पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आर स्क्वायर से कार यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एम आर बराबर, यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटे यहाँ पे बचा है पाई जेड ई का स्क्वायर, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एन का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट होल का अपान पाई एम जेड ई का स्क्वायर। अरे सर ये तुमने क्या बता दिया, हमने कहा आर बराबर आपका आएगा एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम जेड ई का स्क्वायर। त्रिज्या निकल गई, ये nth ऑर्बिट की त्रिज्या है। यह त्रिज्या किसकी है, यह त्रिज्या है आपके nth ऑर्बिट की त्रिज्या, यानी कि nवीं कक्षा की त्रिज्या आपने निकालना सीख लिया। केमिस्ट्री वाली बात आ रही है ना आपके पास, आपने सीख लिया कि nवीं कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, फटाक से मिल जाएगा। अभी क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, नहीं मिल जाएगा। अच्छा एक बात जरा बताओ हमको, अच्छा nवीं कक्षा की त्रिज्या आपको याद हो जाएगा ना, कुछ मैंने किया थोड़ी ना है, मैंने एक पॉइंट उठाया है कहाँ से, रदरफोर्ड साहब के मॉडल से, मतलब एक पॉइंट उठाया हमने इनके, अरे क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, बोहर साहब के मॉडल से, दोनों का मतलब कैलकुलेशन करा, आर का मान लेके आया भाई यहाँ पे इनके फॉर्म। अच्छा एक बात हम मुझे बताओ, यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, इसका एक वैल्यू होता है, एच की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, और मास इलेक्ट्रॉन का भी फिक्स है भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी फिक्स, सब फिक्स है, नहीं सब फिक्स, सबको लगा डालो सब लग जाएगा, सब टोटल सॉल्व कर लो ना, तो आर बराबर आएगा 0.529 n का स्क्वायर अपान जेड। यह सब नहीं फिक्स है बस, और किस में आएगा, इसको बढ़िया से लिखोगे तो आर बराबर आएगा 0.53 n का स्क्वायर बाई जेड। और यहाँ पे ये आता है आपका उत्तर बेटा एंगस्ट्रॉम में, किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। समझ गए कि नहीं, सारे कैलकुलेशन के मान रखोगे तो सब आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बन गया। हमने क्या बोला, किसी भी कक्षा की त्रिज्या r बराबर 0.53 लगा दो, n का स्क्वायर, यहाँ पे कक्षा का क्रम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, अपान जेड है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, फटाक से बता दो। अब मैंने देखो मैंने आपके लिए अलग से कोई टॉपिक नहीं जोड़ा है। अलग से टॉपिक जोड़ने का मतलब क्या, ऐसा नहीं होता है कि फार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कोनो ड्राट्रा रहे, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए मैंने अलग से कोई टॉपिक नहीं बनाई है, तो परेशान ना होइएगा, सबके लिए फॉलो कर रहा है।
हाइड्रोजन के लिए काम करता है। इनका जो नील बोहर का पूरा मॉडल है ना, केवल हाइड्रोजन के जैसे जो भी परमाणु हैं सिंगल नाभिक मतलब कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले सब पे काम करता है, लेकिन सिंगल पॉजिटिव चार्ज यानी कि लाइक हाइड्रोजन एटम जैसे जो भी होंगे हाइड्रोजन एटम के जैसे सब पे काम करेगा। ये हो जाएगा R बराबर 0.53 मल्टीप्लाई बाई n का स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे n क्या है कक्षा की क्रम संख्या है और z क्या है एटॉमिक नंबर है उस परमाणु का और a क्या है एंगस्ट्रॉम है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको जान लिया। अच्छा अब देखो यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं कोई बोलता है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो अब यहाँ पे क्या बात आएगी जी भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए जानते हो ना, इक्के ठो उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, इक्के ठो प्रोटॉन होता है। तो जेड का मान वहाँ पे हो जाएगा 1 और एन का मान भी क्या हो जाएगा पहली कक्षा के लिए 1, तो हो जाएगा R बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम पहली कक्षा का त्रिज्या 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहले मतलब कि सेल का रेडियस है। AR का मान क्या है, मतलब यहाँ पे n का मान नहीं रखे हो ना, इसे बोल सकते हो प्रथम फर्स्ट सेल का रेडियस। ये किसका रेडियस है, फर्स्ट सेल का। मान लो कोई कहता है सेकेंड सेल का बताओ रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर, यहाँ रख लो वैल्यू ना, इसके जेड का मान तो एक हमेशा होगा, तो हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई n का मान 2 रखना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम। अगर बोला जाए कि थर्ड सेल का रेडियस क्या होगा, ये पहले सेल का है, तो हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो जरा यहाँ पे n का मान 9 हो जाएगा, अरे सॉरी 3 हो जाएगा थर्ड सेल के लिए एंगस्ट्रॉम। लगाते रहो साल भर, क्या करना है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए सारी बात आपको समझ में आ गई कि उसके पहले कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, दूसरे वाले की इतना होता है, तीसरे वाले चौथे वाले का 4 रखो, पाँचवें वाले का 5 रखो। जेड का मान तो भाई फिक्स होता है इनके लिए नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो हम चलते हैं थोड़ा सा अब आगे। नहीं अब इतना सारा भर गया ना कैलकुलेशन में हमारे, तो बच्चों इसको हमको मिटाना पड़ेगा। आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी पे नोट कर लो। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। हमने बनाया था समीकरण नंबर 2 में L बराबर एंगुलर मोमेंटम L बराबर mv/r इज इक्वल टू NH/2 पाई, और हमने R का मान निकाला था N का मतलब nth ऑर्बिटल की त्रिज्या R n इज इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m जेड ई का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो जरा क्या होता है यहाँ पे, चलो यहाँ से R का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। चलिए हमने कहा R का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होने वाला है, देखो जरा mv R बराबर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल का अपान पाई m जेड ई का स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपान 2 पाई। ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ अगर काट पाओ तो काट लो, m से m कट जाएगा, a के n से a के n कट जाएगा, है ना, 1 पाई से 1 पाई यहाँ कट जाएगा, बचा क्या v h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल का अपान, यहाँ पे एक n बचा हुआ अभी ना, n बचा हुआ, v n h स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n हो गया अपान, या v है वेग, जेड ई का स्क्वायर बराबर h अपान 2, तो ये हो जाएगा हमारा v बराबर, ये हो जाएगा एच जेड ई का स्क्वायर होल का अपान 2 h का स्क्वायर, अभी एक h भी कट जाएगा, नहीं एक h से कट जाएगा, इतना हम लोग ढो रहे हैं इनको, h बच कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे एक h बचेगा, h एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा n, यानी कि हम लोगों ने v का मान क्या पा गए, जेड ई का स्क्वायर अपान 1/2 n एप्सिलॉन नॉट इंटू h। ठीक है ना। इसको अगर बढ़िया सजा के रखो तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/2 जेड ई का स्क्वायर अपान n
एच एप्सिलॉन नॉट। लिखने का तरीका है अपना अपना, इसमें कोई दो बात नहीं है, ठीक है ना। आप इतना कर सकते हो। और आप जानते हो कि यहाँ पे ई का मान फिक्स है, यहाँ पे एच का मान फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है, 1/2 तो फिक्स ही है। तो वी का मान आपका बेटा आता है यहाँ पे 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और यहाँ पे जेड बाई एन होता है। और ये बेटा सारे वैल्यू फिक्स होने के नाते मान निकाले गए। और यहाँ पे क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। हैव यू एनी प्रॉब्लम सर? नो एनी प्रॉब्लम, हमको समझ में आ गया, सब कुछ हमको समझ में आ गया। तो हम एक नया फार्मूला यहाँ पे पा गए। v बराबर क्या होता है, जेड ई का स्क्वायर अपान 1/2 लिख लीजिए यहाँ पे 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एच एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा तीसरा फार्मूला। v का मान भी निकल गया, कोई बात नहीं है। जेड और एन फिक्स नहीं है, बाकी तो सब फिक्स ही है ना। अब बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। अब बात किस लिए करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम की अगर बात करी जाए ना बच्चों, तो जानते हो क्या पा जाओगे, वहाँ पे हो जाएगा आपका जेड बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से मूव कर रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल, अगर फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिटल को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एक्साइटेड, इसे बोलते हैं ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो घबराने का नहीं, मैं आगे बताता हूँ क्या क्या होता है। तो जेड का मान हो जाएगा 1 और इसके एन का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा v बराबर 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग यार बहुत ज़्यादा होता है, देख रहे हो। प्रकाश का मतलब प्रकाश के करीब तो या नहीं है, बट 1/37 होता है। कैलकुलेशन कर लोगे तो 1/37 पा जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे v का मान कितना हो जाएगा, 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। देखना भाई ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। पीछे वाले में शॉर्टकट क्या था, r बराबर 0.53, आपने लिखा था 0.53 n का स्क्वायर अपन जेड था एंगस्ट्रॉम में। और ये शॉर्टकट वेग के लिए है हमारा शॉर्टकट, ठीक है ना। अब मान लो फॉर सेकेंड ऑर्बिटल, किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड को बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल को ग्राउंड बोलते हैं, सेकेंड को बोलते हैं थर्ड, सेकेंड को क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराने का नहीं है। इसको बोलते हैं फॉर सेकेंड के लिए क्या पा जाओगे, एन का मान पा जाओगे 2। तो हो जाएगा ये, जेड का मान तो एक ही रहेगा। तो v = 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हो इन लोगों को। तो सेकेंड जब बोल देगा ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल, तो दैट टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो भाई हाइड्रोजन की बात है तो एक ही उसका मान, जेड का मान एक ही होगा। और फर्स्ट ऑर्बिटल की बात करिए तो इसका एन का मान 1 होगा, पहली कक्षा है। द्वितीय कक्षा है तो एन का मान 2 होगा। द्वितीय कक्षा को क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो v का मान भी हमारा निकल गया। अब हम चलेंगे काइनेटिक एनर्जी की ओर। अब हमको इसको मिटाने का मौका, तो दिखाऊँ काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होती है। बच्चों आप इन सब बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि जो ये v है ना, मतलब कि पहले सेल के लिए, मान लो ए v का मान है पहले सेल के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग है, या दूसरे वाले सेल या दूसरे वाले ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो छोटी मोटी बातें आप समझते रहिएगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत है नहीं हम लोगों को। ये आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा आप में आपको मतलब कि जो ऐसे है ना, ऐसे बोल सकता है कि आप वेग बता दो हीलियम के पार्टिकल का, बोल सकता है सेकेंड सेल ऑफ हीलियम, ऐसे बता दो हमको ज़रा, सेकेंड सेल ऑफ हीलियम। यहाँ पे हीलियम नहीं लिखा होगा, ऐसे इसके ऊपर प्लस लगाया होगा। इसके लिए जेड का मान क्या होता है, 2 होता है। और बच्चों इसके लिए एन का मान क्या, सेकेंड सेल का मान हो जाएगा, एन का मान 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख सकते हो।
क्योंकि अभी अभी पढ़ के आया हो ना, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 6 और इंटू क्या होता है ZYN होता है ना, तो Z का मान हो जाएगा 2 और N का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हीलियम के लिए भी V का मान कितना आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाई वही 10⁻⁶ हो जाएगा नहीं। तो हमारी बात को अगर आप समझ रहे हो ZYN ना, तो Z हीलियम के लिए क्या होता है 2 होता है और इसका मान कितना होता है 2 होता है। चलो कोई बात नहीं है। और ऐसे ही मान लो त्रिज्या पूछ रही जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या के टर्म में आप जानते हो ये हो जाता है R बराबर 0.53 मल्टीप्लाई बाई, इसके लिए देखो जरा N स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, बट हो जाएगा 2, ऐसे हमको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने का, यहाँ पे प्लस मान लो लिथियम के लिए लिखा हो तो लिथियम के जानते हो क्या लिखेगा, फॉर लिथियम के लिए लिखेगा Li, 2 लगाएगा प्लस। यहाँ पे क्यों लगा रहा है 2 प्लस, अभी आपको पता चल जाएगा। नहीं ऐसे खाली नहीं कि एच लिख के छोड़ दो, काम नहीं करेगा। Li मतलब कि हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 त्याग चुका है, 2 ऊपर लिख रहे हैं मतलब क्या 2 प्रोटॉनों को त्याग चुका है। यहाँ पे लिख रहे हैं एक प्रोटॉन को, इसके नाभिक में खाली एक का प्रोटॉन है, इसके नाभिक में खाली एक ही प्रोटॉन। कहने का मतलब ये है कि बोहर साहब का जो है मॉडल है ना, यह केवल लाइक हाइड्रोजन जैसे एटम पर काम करता है, सब पे काम नहीं करता। जिनके पास केवल एक ठो बेटा अंदर Z का मान बचेगा उन्हीं के लिए काम करेगा, सबके लिए काम नहीं करेगा, समझे। यहीं पे भी फेल कर जाते हैं, तो लिखने वाले ऐसे लिखते हैं सवालों में। तो खैर हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो समझ में आ गया आपको ना, हम आपको बताते हैं बस लिखने का तरीका हमको आपको बस समझाना था कि लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। अभी आगे आपको देखते रहो, समझ सब कुछ आने वाला है। हमने बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, वो होता है ½ mv का स्क्वायर, तो हो जाएगा ½ mv का मान यहाँ से हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर है तो 1/4, ये हो जाएगा Z का स्क्वायर E पे 4 बटे N का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/8 यम Z का स्क्वायर E पे 4 होल का अपान N का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी किसकी, मतलब इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिटल में। कितना हो जाएगा 1/8 m Z का स्क्वायर E पे 4 अपान H का स्क्वायर N का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये हो गया मान लिया काइनेटिक एनर्जी हो गई। चलिए निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इसको लिख लो। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली है अभी 1/8 यम Z का स्क्वायर E पे 4 होल का अपान N का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, यहाँ पे चिन्ह सहित मान रखते हैं ना, Q1 इंटू Q2/R होता है। तो अब देखिए जरा Q1 का मान क्या है E है, मतलब कि हमने यहाँ पे प्लस माना था, यहाँ पे ए वाला Q1 तो माइनस यहाँ पे होगा ना, और प्लस का ZE हो जाएगा, होल का अपान R होता ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टी माइनस लगा दो बाहर, ये हो जाएगा ZE का स्क्वायर बटे 1/R की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, N का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल का अपान पाई m ZE का स्क्वायर। इनको थोड़ा बढ़िया सजा के लिखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब ऊपर भाग जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ZE का स्क्वायर पाई m ZE का स्क्वायर होल का अपान
एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा आपका जेड का स्क्वायर ई पे 4, पाई से पाई कट जाएगा नहीं, तो हो जाएगा एम बचा एम जेड का स्क्वायर ई पे 4 होल का अपान, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, तो ख़त्म हो गया 4 एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आ गया, माइनस एम जेड का स्क्वायर ई पे 4 बटे यहाँ पे स्क्वायर बटे 4 एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है ना, आपने इतनी बात अगर समझ लिया तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं, जानते हो चूंकि इतने सारे मतलब वर्ड हैं कि क्या बताएं। अब यहाँ देखो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का एम, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 2 का नीचे कर दो तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा अभी ना, इसलिए मैंने करा रहा हूँ। बटे ये हो जाएगा 8 एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब देखो ये वाली क्वांटिटी ये पूरी इसको कवर कर लेते हैं नहीं, यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये वाली पूरी क्वांटिटी इसके बराबर है एम जेड का स्क्वायर ई पे 4 अपान 8 एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, अब चलो निकालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं, ये देखो जरा, ये देखो जरा, मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हो जाओगे बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितना हमारे पास है, 1/8 यम जेड का स्क्वायर ई पे 4 होल का अपान एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर प्लस है देखो माइनस के साथ लगा हुआ नहीं, कोई बात है नहीं, माइनस लगा दो, ये आ जाएगा एम जेड का स्क्वायर ई पे 4 होल का अपान 4 एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। इनको घटाओगे ना तो कितना आएगा पता है, ये आएगा माइनस का 4/8 1/8 यम जेड का स्क्वायर ई पे 4 होल का अपान एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा, 1/8 फिर हाँ ठीक है, ये भी माइनस का। अच्छा एक बात देखो जरा यहाँ पे बच्चों, देखो कि आप सही से देख पा रहे हो यहाँ पे, तो बच्चों हम आपसे यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देखने को क्या पा रहे हो, देखो जरा टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है ना वो निगेटिव में है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निगेटिव में आ गई। अभी समझाते हैं, रुको जरा पहले इनको देखो जरा, आप यहाँ पे इसके स्थान पे जानते हो, ये देखो जरा यही, अब यहाँ अगर मैं इनको रिलेट करूँ पोटेंशियल एनर्जी से तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर, देखो जरा माइनस का 1/8 यम जेड का स्क्वायर ई पे 4 अपान एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाय 2 लगा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल एनर्जी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी। दोनों को मिला दोगे तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल एनर्जी। कितने संबंध निकल गए पता है ना, तो आप ने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, काइनेटिक भी क्या होती है, टोटल क्या होती है, संबंध भी देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस का 2 गुणे काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 गुणे टोटल एनर्जी। कुछ भी पता होगा तो हम तीनों निकाल सकते हैं और आर और वी भी निकाल सकते हैं यहाँ से।
अब देखो जरा, यहाँ पे आपने देखा कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किस में है, माइनस में है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लोन में है। क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन में है। इलेक्ट्रॉन जब लोन में न्यूक्लियस से बाउंड है, इसीलिए तो न्यूक्लियस से बाउंड है। अतः इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। इलेक्ट्रॉन लोन में है, अतः इलेक्ट्रॉन किस में बाउंड में है, न्यूक्लियस से बाउंड में है। यह बात हमको समझ में आ गई। अतः इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए आपको बेटा एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को अच्छा अगर छोड़वाना है तो वहाँ पे हमको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। अतः यदि इलेक्ट्रॉन से कक्षा छुड़वाना है, प्योर हिंदी में लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। अब समझ में सर ये आया कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को क्यों छोड़ता नहीं है। इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किस में है, निगेटिव में होता है। निगेटिव एनर्जी खुद लोन में लेके बैठे हैं, अभी रीढ़ खुद हैं, वो लोन में लेके बैठे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस उनको अपने से बांध के रखा है। जब एनर्जी उनको दे दोगे तो अपना बाहर निकल जाएगा। आज ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसे बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा, समझे ना। तो दिमाग काम करने के लिए आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपको मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या पा गया, काइनेटिक भी पा गए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला अभी, माइनस का m z का स्क्वायर ई पे 4/4 n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। टोटल एनर्जी आपने क्या निकाल दी, टोटल एनर्जी आपने वहाँ से निकाली है माइनस का 1/8 m z का स्क्वायर ई पे 4 होल का अपान हो जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पे तीनों में संबंध, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 गुणे काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 गुणे टोटल एनर्जी। ठीक है ना। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो थोड़ा हम लोग अब चलते हैं आगे। ये क्या है, मतलब कि nth सेल का टोटल एनर्जी है। और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, nth सेल का पोटेंशियल एनर्जी है। और ये क्या है, nth सेल का काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। सभी सारी बात इलेक्ट्रॉन के लिए हैं। तो हमारी बातें आप समझ पा रहे हो, हमको लग रहा है, और हम समझाने में आपको सफल हो रहे हैं, और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। तो मज़ा आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगी ना। तो मज़ा तो आना पड़ेगा। तो इसको बेटा मिटा के देखते हैं आगे क्या कहता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के लिए हमने शॉर्टकट निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि हमको पता है यार m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, z का मान नहीं पता तो रख दिया, n का मान नहीं पता तो रख दिया, e का मान पता है तो रख दिया, एप्सिलॉन का मान पता है, h का मान, सबका मान पता है, खाली z n का मान नहीं पता छोड़ दिया। बाकी हमारा टोटल आ गया माइनस में। और आप समझ भी गए कि इलेक्ट्रॉन को अगर मतलब कक्षा को छोड़वाना है तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल ऊर्जा ना निगेटिव में है, खुद लोन में बेचारा है, तो क्या करे, देना पड़ेगा आपको एनर्जी ना, कक्षा को छुड़वाना है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस का 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 जेड का स्क्वायर अपन एन का स्क्वायर जूल में आया। ठीक है ना। अब देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए बच्चों, तो हम आपको बता दें कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट जिसे आप बोलते हो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट, इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए अगर पहले ऑर्बिट की ऊर्जा की बात की जाए तो E1 बराबर आपका आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जेड का मान तो एक ही होना है, एन का मान भी एक हो जाएगा यार, कोई दिक्कत ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड ऑर्बिट, और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट। फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई जेड का मान एक ही है, एन का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E3 बराबर माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ ऑर्बिट की क्या हो जाएगी, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी आपकी E4 बराबर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई खाली वैल्यू पर रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। एक मतलब कि 1 जूल बराबर आप जानते हो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, तो चेंज कर लेंगे सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो मतलब कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर ऐसे काम किया जाएगा ना, या गाना आए या ना आए गाना गाना चाहिए, ये देखो जरा ये देखो जरा, ये पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे वाले ऑर्बिट की एनर्जी, तीसरे वाले ऑर्बिट की एनर्जी, चौथे वाले ऑर्बिट की एनर्जी, सब निकाल लोगे तो दिख क्या रहा है, एक बात दिख रही होगी यार। देखो जरा, पहले वाले दूसरे वाले में बड़ी ज़्यादा गैपिंग है, नहीं पहले दूसरे वाले में बड़ी ज़्यादा गैपिंग है। देखो 10 की गैपिंग लगभग है, इनके पास लगभग 2 की गैपिंग, 1 की गैपिंग है, 10.25 की गैपिंग, ऐसी गैपिंग घट रही ना। हम क्या देख रहे हैं, आगे जाने पर हम नोटिस बात को कर रहे हैं कि आगे जाने पर देखो यहाँ बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ कम, यहाँ और कम, आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की गैपिंग घटती जा रही है, ठीक है ना। अब हम चलो मतलब ये प्लॉट करते हैं, सारे आपको समझ बात आ गई ना। एक प्लॉट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ये क्या होता है भैया, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, हम देखो जरा, हम तुमको बात बताते हैं ना, काहे परेशान होते हो यार। ये देखो इधर मान लिया है एनर्जी, इधर क्या मान लिया एनर्जी है, थोड़ा नीचे बनाते हैं ना जी, थोड़ा सा बनाते हैं नीचे, ठीक है, एस। एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि n बराबर 1 के लिए देखो, मान लो यहाँ पे पहले देखो, ये मान लो आपका नाभिक वाला रहा हो, ये नाभिक वाला है, ये कौन सा वाला है, ये नाभिक वाला है, ठीक है ना। पहले वाले लेवल के लिए देखो, है मान लो N1 है, तो ऊर्जा कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद N2 है, N2 की थोड़ी दूरी घटी है, इसे देखो ज़रा, यहाँ पे कितना हो गया, अरे माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बेटा ये फिगर ड्रा करना, ये डायग्राम ड्रा करना कॉपी पे, अब बढ़िया प्लेन लाइन बनाना है इसे। N3 की बात करोगे दूरी और घट जाएगी। N3 के लिए देखो ज़रा, एनर्जी गैपिंग है भाई, एनर्जी गैपिंग है, दूरी उरी नहीं है, एनर्जी गैपिंग है वो। ये हो जाएगी माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नीचे आओगे ना, ये देखो मतलब और ऊपर जाओगे तो ये देखो और घट गया। ऐसे घटते घटते बेटा ना एक समय ऐसा आएगा, यहाँ पे है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक समय ऐसा आएगा ना, ये सब आपस में ओवरलैप करेंगे, ये सब क्या करेंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी। मतलब घटते घटते ना ये क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। और n बराबर इनफाइनाइट पर बात की जाए तो, n बराबर इनफाइनाइट पर बात की जाए तो एनर्जी का मान क्या होता है भैया, 0 होता है। रख के देख लो ना, मानो देखो टोटल वाले में n का मान एक इनफाइनाइट मतलब बटा 0 होता है, 0 ऊपर भाग जाएगा, टोटल 0 बना देगा। यहाँ देखो शुरुआत में क्या दूरी पहले बढ़ी थी ना, मतलब आगे जाने पर दूरियां लगातार घटती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सब ओवरलैप करते हैं, एनर्जी लेवल आपस में ओवरलैप करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब n का मान इनफाइनाइट तो एनर्जी का मान कितना हो जाता है, 0। अब इनफाइनाइट का मतलब है, मत समझना यार, सोचो छोटा सा हमारे पास ये नाभिक है तो दूरी मतलब कितना होगा, इनफाइनाइट मतलब कि कहीं mm में बात हो रही है इतना। अरे यार तुम सोचो मिनट के लिए, कितने तुम एंगस्ट्रॉम की बात करते हो,
तो एंगस्ट्रॉम की तुलना में एमएम अनंत नहीं हो जाएगा। इस चूंटी की तुलना में व्हाइट बोर्ड अनंत नहीं है, एंगस्ट्रॉम की तुलना में एमएम अनंत लंबा है, ठीक है ना। तो एमएम में भाग जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी मतलब कि वहाँ पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, समझे ना। इन सब बातों को आप बढ़िया से अगर ध्यान दिए हो तो अब हम आपको लेके चलते हैं बोहर साहब के लास्ट पास्टुलेट पे। किस पे? लास्ट पास्टुलेट, जिसे आप कहते हो तृतीय अभिगृहित, ठीक है ना। ये सब बातें आप समझ गए हो, ये सब आप डायग्राम बना लो। बाकी हम चलते हैं थर्ड वाले पे इनके। इस टॉपिक को बताने से पहले बच्चों हम आपको एक बात और बता दें कि एक बात हमने आपको बताई नहीं, वो बात ये है कि हमने पढ़ा है हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम R बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है ना। ये पहली वाली मतलब कि कक्षा की त्रिज्या होती है, R1 कह सकते हो। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं A0। क्या बोलते हैं? A0 को बोलते हैं बोहर त्रिज्या, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की सबसे छोटी मतलब कि पहली ऑर्बिट की जो त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी त्रिज्या होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बोहर त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी अथवा पहली हाइड्रोजन की सबसे छोटी अथवा पहली कक्षा की त्रिज्या को, जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम लगभग होती है, बोहर त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। अब चलो बच्चों देखते हैं बोहर साहब की थर्ड पास्टुलेट, यानी कि तृतीय अभिगृहित और लास्ट पास्टुलेट है। इसके बाद हम देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। मतलब इनमें क्या कमियां पाई गई, क्या नहीं दिखा पाए। तो ये अंतिम पास्टुलेट है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी है। अंतिम पास्टुलेट में इन्होंने क्या कहा कि उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन यदि निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है, उच्च ऊर्जा में मान लो परिभ्रमण कर रहा है, ध्यान देना मेरी बात का। यहाँ पे है नाभिक और यहाँ पे ये मतलब कि उसके कक्षाएं हैं। An बराबर मान लो 1 है और N बराबर क्या यहाँ पे 2 है। यहाँ की एनर्जी क्या होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ की माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर उच्च वाली में घूम रहा है, ऊपर जाते हो तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है इनका। उच्च वाली में क्या हो रहा है, अरे भाई देखो माइनस का ज़्यादा, माइनस का कम, तो ज़्यादा हुआ नहीं हुआ। उच्च वाले से निम्न वाले में आएगा ना तो एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा इसको। सुनो हमारी बात को, बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी मज़ेदार बात है। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, पहले देखो ज़रा, ए ऐसे 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 ऐसे, ये है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये वाला है 3.4 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। सोचो जरा 1 मिनट के लिए, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो अगर ये एनर्जी को त्यागेगा तो कहाँ जाएगा। मान लो इसको यहाँ से यहाँ, इसके पास एक क्या ऑप्शन है, कहाँ पे आएगा, त्यागने के मैटर में नीचे आ सकता है। मतलब कि नीचे कब आएगा, जब 10.2 जूल ऊर्जा त्याग करेगा, 10.2 जूल ऊर्जा त्याग करेगा तब है ना वो नीचे आएगा। तो यही तो बात थी ये। और ये यहाँ ये मतलब ये बीच में कहीं नहीं आ सकता, बीच में कहीं नहीं आ सकता था। वही मैं बता रहा था कि अगर गैस के एटम को आप हीट करते हो तो दैट टाइम कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ हमको मिलते हैं, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य हमको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एनर्जी जो है ना, एनर्जी लेवल देख रहे हो ना, ये निश्चित ऊर्जा को त्यागेगा तब वह नीचे आएगा। अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल ऊर्जा को त्यागता है तब वह वाले में आएगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा ना वह कुछ स्पेशल बनेगा, वो रहेगा 10.2 जूल ऊर्जा वाला वेवलेंथ रहेगा खाली वो। अतः वहाँ पे बेटा मतलब कि डिस्क्रीट बन रहा था, कंटिन्यूस नहीं बन रहा था। बोहर ने समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। तो मान लो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है तो ई वाला या तो यहाँ आए या तो यहाँ आए, तो मतलब कुछ निश्चित ऊर्जा त्याग की तो आ सकता है यहाँ पे इसको आने के लिए ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी, इसको यहाँ पे आने के लिए ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। तो कुछ निश्चित ऊर्जा त्याग के नीचे आना पड़ रहा है। अतः इनका जो वेवलेंथ होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। अतः कहीं कहीं बनता है, कहीं कहीं इतना दूर, मतलब कि जो गैपिंग देख रहे थे ना, एक गैपिंग कम बेसी था ना, जो इसीलिए था क्योंकि देखो एनर्जी लेवल कहीं कम है कहीं ज़्यादा।
देखो इन दोनों के लिए एनर्जी लेवल कम है, इन दोनों के लिए एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया। तो उतना जितना जब ज़्यादा त्यागेगा तो ज़्यादा वाला वेवलेंथ होना आएगा, कम त्यागेगा तो कम वाला वेवलेंथ होना आएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 3 जगह है, ये तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, और कहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। कि आने के लिए बेटा कुछ ऊर्जा त्यागना पड़ेगा और निश्चित ऊर्जा त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी निश्चित की गई है और ऑर्बिट की एनर्जी निश्चित करने के नाते इनको निश्चित ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। और निश्चित ऊर्जा त्याग करने का मतलब क्या, कि यहाँ पे निश्चित वेवलेंथ हमको मिलेंगे। तो हमको लगता है कि आप हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझ लिए हो, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। और एक बात और सुनिए हमारी बात को, कि अब मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा परिवर्तन करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ निम्न, यहाँ पे क्या लगाता हूँ, निम्न। थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ पे गुड मारता हूँ। निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन यदि उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। नहीं, ऊर्जा अगर आप दोगे, मान लो आपने इसको ऊर्जा दिया, तो यहाँ पे उत्सर्जन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अवशोषण होगा। इसको आप नीचे एक लाइन से लिख लीजिएगा बना के, अवशोषण करता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। समझे ना। अब मज़ा आ रहा होगा समझ में आपको, आ रहा होगा क्यों गैस वाले में ऐसा क्यों कहाँ है। अब देखो जरा, अब मान लो इनको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से मान लो यहाँ जाना है, तो दैट टाइम इनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिली, कोई बात नहीं, इनको एनर्जी मिली, बाहर से एनर्जी दी गई तो वहाँ से वहाँ गया। तो एनर्जी देखो बेटा, एक खास बात है कि ये बेटा इनको यहाँ से यहाँ जाने के लिए ना 10.2 जूल की एनर्जी चाहिए। 10.2 बाकी मिलेगा तो खा जाएगा, उससे कम मिलेगा तो खा जाएगा, बचपन नहीं करेगा वो तो। लेकिन अगर आप स्पेशल मतलब कि 10.2 जूल का एनर्जी देते हो, देखो यहाँ पे वही त्याग करना पड़ रहा था, अतः जो वहाँ बना तो नीचे नहीं बन रहा था। यहाँ पे 10.2 जूल त्याग करना पड़ रहा है और वही यहाँ पे 10.2 जूल खाना पड़ रहा है। तो कहाँ उनके मतलब कि रंग मिलेंगे, वहाँ पे VBG मिल रहा था, नीचे VBG नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिलता, यही वजह थी नहीं मिल रहा था। क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो 10.2 से अगर कम ऊर्जा दोगे ना तो खा जाएगा, यहाँ पे जो मतलब फोटान होंगे वो सब खा जाएंगे। लेकिन जब आप सर्टेन एनर्जी दोगे, निश्चित एनर्जी दोगे 10.2 जूल का, यानी अगली कक्षा में पहुँचने के लिए वह ऊर्जा जो है ना नियत रहे भाई, कक्षा में पहुँचने के लिए, तब वह खाएगा नहीं तो खाएगा ना, सबको नहीं खा सकता, सभी प्रकार के फोटान नहीं खा सकता। कह देना यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के फोटान को नहीं खा सकता, इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के फोटान को नहीं खा सकता। अगर सभी प्रकार का खा लेता ना तो पूरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बन जाता, यहाँ पे पूरा पूरा ब्लैक बन जाता, कुछ बचता ही नहीं, नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। लेकिन कुछ ही खाता है, कुछ ही खाने से क्या होता है, कहीं कहीं बनता है, कहीं कहीं नहीं बनता है। जो यहाँ बनता है वो यहाँ नहीं बनता है, क्या है कि वहाँ पे उतना त्याग रहा है, उतना खा रहा है, तो कहाँ वो बनने देगा, बनने नहीं देगा, वो तो वो दूसरा वाला बनाएगा, क्योंकि उसको तो खा गया। यहाँ पे जो त्याग दिया यहाँ पे उतना खा गया, तो कहाँ बनाएगा, वो तो उल्टा सीधे प्रोसेस हो रहा है। तो हमको लगता है कि आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी अब तो, कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है ना वो सभी प्रकार फोटान को नहीं खाता। सभी प्रकार फोटान को अगर खाता तो यहाँ पे पूरा पूरा ब्लैक आ जाता, कुछ निश्चित फोटान खाता है। लेकिन जब इतना एनर्जी, इतना फोटान के लिए इतना एनर्जी दे दोगे तो दैट वाली कक्षा में मूव कर जाएगा, वही वाला यहाँ बनाएगा। सब नहीं बनाता इसीलिए। तो हमको लगता है कि आपको बात समझ में आ गई, मज़े मज़े से आ गई, ठीक है ना। यस सर, हमको तो आपने बहुत बढ़िया से बता दिया क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और हमने बोला ना देखो E बराबर HN2 माइनस HN1, जहाँ मतलब कि इन दोनों एनर्जी के बराबर होगी भाई। अब सीधी सीधी बात है, नीचे आएगा तो एनर्जी त्यागेगा, ऊपर जाएगा तो एनर्जी मतलब पाएगा, अपना पाया होगा तब बन जाएगा, त्यागेगा तब बन नीचे आएगा। यहाँ पे एनर्जी प्लस माइनस आप मतलब सवालों में कंफर्म कर लोगे, बशर्ते आप जानो नीचे अगर आएगा तो इन दोनों के अंतर की ऊर्जा के बराबर होगा, अगर यह ऊपर जाता है तो इन दोनों की मतलब कि सेल के ऊर्जा के अंतर क्या होगा, बराबर होगा। सपोज करो यार यह 50 जूल का है और यह 25 जूल का है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 25 जूल ऊर्जा चाहिए। 25 जूल और दोगे तो यहाँ भाग के आएगा, उससे कम दोगे तो खा जाएगा और शोषित कर लेगा।
इसे बोलते हैं अवशोषण वाला स्पेक्ट्रम, इसे क्या बोलते हैं उत्सर्जन वाला स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अगर आप मतलब कि इतना त्याग लेता है, अगर 50-25 मान लिया जाए तो 25 अगर त्याग आता है तो नीचे आएगा ना तो वहीं रह जाएगा। ये सब बातें इसलिए, ठीक है ना। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया है। हम चलते हैं ड्रॉबैक ऑफ मतलब कि बोहर एटॉमिक मॉडल, क्या इनकी कमियां थी इसको देखते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है ना। वीडियो वैसे भी आपका लंबा हो गया, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मज़े में आके पढ़िएगा। तो चलो बच्चों देखते हैं ड्रॉबैक इन बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां थी, ड्रॉबैक कहाँ से आए, दिक्कत कहाँ कहाँ से हुई। ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है और ये भी काफ़ी मज़ेदार बातें से मैंने लिखी हैं और आपको यहाँ पे प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि वीडियो का अंतिम टॉपिक भी चल रहा है। बड़े मुश्किल से 5-7 मिनट और होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर अपने देख भी पा रहे होगे। लिखा है यह मॉडल केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए सत्य है। यह मॉडल ना जो उन्होंने बताया RV वगैरह वगैरह, वो केवल हाइड्रोजन के लिए ही सही है, या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए क्या है, सत्य है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था He+, Li++, B+++, यानी कि एक धनायन त्याग चुका है, यहाँ पर केवल एक ही धनायन है। यहाँ पे Li का 3 होता है तो 2 त्याग चुका है, 1 का धनायन है, यानी कि हाइड्रोजन के जैसा हो गया। या बेरिलियम का 4 होता है, 3 त्याग चुका है, 1 का बचा है, यानी कि इनके पास भी केवल एक ही बचा हुआ है, इनके पास भी केवल एक, इनके पास भी केवल एक, हाइड्रोजन के जैसे परमाणु के लिए सत्य है। और अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हुए तो प्रोटॉन, अगर एक से अधिक प्रोटॉन हो गया तो उनके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी कर सकते हो। यह मॉडल परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं समझा सका, कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यह नहीं समझा सके इससे, ठीक है ना। तो ये भी दिक्कत हमारे लिए हुई। इस मॉडल के द्वारा बाह्य चुंबकीय प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के टूटने, अगर मान लो बाहर से कोई चुंबकीय प्रभाव आप देते हो तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं बन रही थी ना, वो अब मतलब कि कटने लगी, वो भी जिसे जीमान प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव। इस बात को नोटिस करना, जीमान प्रभाव। तथा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के टूटने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में भी टूटने लगी, कटने लगी। इसे बोलते हैं स्टार्क प्रभाव, की व्याख्या नहीं हो सकी, बहुत मुश्किल होगा। आगे देखो, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या ही नहीं की गई। इलेक्ट्रॉन, जबकि हमने पीछे पढ़ के सिद्ध भी हो चुका है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो करता है, लेकिन इसके पूरे फिनोमिना में कहीं भी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की बात ही नहीं की गई, ठीक है ना। और अंतिम बात बता दूं बेटा, हाइगेनबर्ग के प्रिंसिपल के अनुसार, हाइगेनबर्ग के प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक कण के लिए, बहुत छोटे कण के लिए एक साथ, किसी माइक्रोस्कोपिक कण के लिए एक साथ एक ही समय पर उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन नहीं बताया जा सकता। इस बात को आप लिखिएगा नीचे। हाइगेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी भी माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे कणों के लिए एक साथ कण की स्थिति और कण का संवेग नहीं बताया जा सकता, जो कि उन्होंने बता दिया था। करेक्ट नहीं, 100% है, ठीक है ना। तो आगे आया सोमरफेल्ड आया, सोमरफील्ड है, सोमरफील्ड का मतलब कि एक आया, मतलब कि मॉडल आया, कुछ हद तक वो भी सही निकला, ड्रॉबैक मिले। तो अंतिम में वेक्टर परमाणु मॉडल, ये मतलब कि बहुत हद तक समझाने में सफल रहा कि हाँ ये होता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं तो ख़त्म होता है, ठीक है ना। इसके आगे नहीं कुछ है, तो आगे फिर भी इसी पार्ट में हम एक वीडियो और पढ़ेंगे बढ़िया सा। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अंतिम बात मैंने क्या बोली है, मतलब कि हाइगेनबर्ग के प्रिंसिपल के अनुसार, मतलब कि किसी भी छोटे कण का हम एक ही साथ मोमेंटम और उसकी स्थिति नहीं बता सकते हैं, यह बात इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और आपकी काफ़ी बातें केमिस्ट्री की भी क्लियर हुई होंगी और फिजिक्स भी क्लियर हुई होंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। रात काफ़ी हो चुकी है, इस समय बज रहे हैं लगभग रात के 12:00 हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ऐसे ही मतलब कि अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, बट आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, हम भगवान से ही कामना करेंगे। आप मेहनत से, जुझारू मन से पढ़ते रहिए, हम आपके सदैव साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।